नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली में 14 पार्टियों के नेता मिले। इसे कई जानकार गैर कांग्रेस व गैर भाजपा राजनीति की नई बुनियाद बता रहे हैं। मतलब तीसरा मोर्चा बनेगा। यह मोर्चा नीतीश कुमार की धुरी पर होगा। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में नीतीश कुमार खड़े होंगे और उनके इर्द गिर्द सेकुलर पार्टियां जमा होगी। लेकिन क्या यह मुमकिन है? दूसरा सवाल है कि इससे बनना क्या है। सेकुलर जमावड़े में बसपा, तृणमूल कांग्रेस, जगनमोहन, तेलुगु देशम, राजद, टीआरएस आदि पार्टियां नहीं थी। ये पार्टियां लोकसभा की 202 सीटों पर मतलब रखती है। यूपी में बसपा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस निर्णायक है, तो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन, टीआरएस और तेलुगु देशम है। ये पार्टियां यदि अभी सम्मेलन में नहीं थी तो आगे तीसरे मोर्चे में भी नहीं होगी। आखिर कैसे मायावती व मुलायम एक मंच साझा करेंगे? ऐसे ही ममता बनर्जी व लेफ्ट मोर्चा साथ नहीं होगा तो लालू प्रसाद यादव व नीतीश भी साथ नहीं होंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। संघ के दो बड़े नेताओं ने कमाल की सफाई दी है। पहले संघ के विचारक एमजी वैद्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनवाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई दबाव नहीं था। हालांकि पहले मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख और उसके कुछ ही दिन बाद उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने में संघ की सक्रियता और भूमिका किसी से छिपी नहीं थी। संघ के वीटो की वजह से मोदी के नाम का ऐलान हुआ। वैद्य के बाद खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो संघ उसके कामकाज में कोई दखल नहीं देगा। उन्होंने कहा कि संघ के लोग सरकार की गाड़ी नहीं चलाएंगे, पिछली सीट पर बैठेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संघ के पदाधिकारी देश भर में घूमते हैं और उनका काम मोदी को यह बताना है कि लोग क्या चाहते हैं। सरकार की नीतियां बनवाना उनका काम नहीं है। जानकार सूत्रों के मुताबिक संघ के दो बड़े नेताओं की यह सफाई कांग्रेस के हमले की वजह से आई है। कांग्रेस के दो बड़े नेता लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि आरएसएस के साथ है। पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने कई बार कहा कि उनका मुकाबला संघ के साथ है। बताया जा रहा है कि इसी की सफाई में संघ के नेताओं का बयान आया है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में एक अनोखा समीकरण बना रहे हैं। 90 के दशक में मंडल के मुकाबले कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी। इस बार मोदी इन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है और साथ ही वो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत ओबीसी दावेदार हैं। कांग्रेस और मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियां उनकी इस राजनीति को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक को कमजोर करने के लिए केंद्रीय नौकरियों में जाट आरक्षण का दाव चलने का फैसला किया है। जाट मतदाता राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में ताकत में है। अगर ओबीसी कोटे में से उनको आरक्षण मिलता है तो इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। इसी तरह नीतीश कुमार ने पहले से अति पिछड़ा और पिछड़ा को अलग किया हुआ है। इस विभाजन में पिछड़ी जातियों के वोट के कई दावेदार हैं, जबकि अति पिछड़ा में प्रदेश स्तर पर बीजेपी के पास अच्छा चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जातियों को दो हिस्सों में बांटकर 17 जातियों को अति पिछड़ा श्रेणी में डालने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा हुआ है। साथ ही मुलायम सिंह की पार्टी अति पिछड़ी जातियों में जागरूकता का अभियान चलाने के लिए रथ यात्रा निकाल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति नरेंद्र मोदी के लगाव को लेकर चल रही बहस में एक विवाद यह भी उलझा है कि गुरु गोलवलकर ने सरदार पटेल से यह वायदा किया था कि संघ हमेशा राजनीतिक संगठन रहेगा और कभी भी राजनीतिक गतिविधियों में नहीं शामिल होगा। दोनों पार्टियों के कथित इतिहासकार अपनी कच्ची पक्की जानकारी के आधार पर यह मामला सुलझा रहे हैं, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव से पहले यह हकीकत साफ दिख रही है कि संघ राजनीतिक रूप से भाजपा को और खासकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को फायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। भले संघ के विचारक एमजी वैद्य कहे कि मोदी के चयन में संघ का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वास्तव में संघ ने तब भी दखल दिया था और अब भी उसके नेता व पदाधिकारी भाजपा की जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी केरल में संघ की जो 3 दिन की बैठक हुई है उसमें एक सत्र में देश के राजनीतिक हालात पर विचार हुआ। भाजपा की तैयारियों का जायजा लिया गया और कहा जा रहा है कि संघ के प्रमुख नेताओं ने तमाम अनुषंगी संगठनों को निर्देश दिया कि वे एकजुट हो जाएं। यह निर्देश खास तौर से विश्व हिंदू परिषद के लिए था, जिसके नेता प्रवीण तोगड़िया को नरेंद्र मोदी का विरोधी
ही बताया जाता है। संघ की ओर से तमाम संगठनों से कहा गया है कि वे पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के लिए एकजुट होकर काम करें। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पंचायती राज लागू किए बगैर जम्मू कश्मीर में मनरेगा जैसी योजनाएं कामयाब नहीं हो सकेंगी। राहुल गांधी प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज जम्मू में पार्टी के सरपंचों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस प्रदेश में हर हाल में पंचायती राज लागू करके रहेगी। राहुल ने कहा कि गाँव के प्रतिनिधियों के हाथों में ताकत बढ़ाने की जरूरत है और बड़े फैसले पहले गाँव में ही लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको अधिकार मिलने तक लड़ता रहूंगा। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी विस्थापितों की लड़ाई भी लड़ती रहेगी, पर उनके भाषण के बीच एक नेता ने मंच पर आकर अपनी बात कही। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से कहा है कि वह नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री जितनी सुरक्षा मुहैया कराए, लेकिन केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को पहले ही पर्याप्त सुरक्षा मिली हुई है। उन्होंने कहा कि हमने मोदी को एनएसजी सुरक्षा प्रदान की है, जो सुरक्षा का बहुत ऊंचा स्तर है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए, वो आतंकियों के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का उदाहरण देते हुए भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि जब भाजपा गठबंधन की सरकार थी तब राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए एक सब इंस्पेक्टर भी नहीं दिया गया था, शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। गौरतलब है कि मोदी की पटना रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद मोदी के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग शुरू हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने गुजरात के मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि वे लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। रमेश ने कहा है कि मोदी अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, जबकि राहुल हारते हैं तो भी उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विशालकाय हाथी की तरह है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वहीं भाजपा चालाक लोमड़ी की तरह है जो सूंघ कर आगे निकल जाती है। गौरतलब है कि पहले भी रमेश ने देवालय बनाम शौचालय वाले बयान को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अकाली दल के लिए छोड़ेगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने यह फैसला किया है। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सांसद नरेश गुजराल और अकाली दल बादल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों में 4 सीटों पर समझौता हुआ है। गुजराल ने बताया कि अकाली दल बादल हरिनगर, राजौरी गार्डन, शाहदरा और कालकाजी से चुनाव लड़ेगा। वर्तमान में हरिनगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हरशरण बल्ली विधायक हैं। वह लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजौरी गार्डन से दयानंद चंडीला, शाहदरा से नरेंद्र नाथ और कालकाजी से सुभाष चोपड़ा विधायक हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आसाराम की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। वे अब कम से कम 16 नवंबर तक जेल में रहेंगे। साथ ही उनके खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में पहला आरोप पत्र पेश कर दिया। ध्यान रहे, आसाराम को दुष्कर्म के अलावा जमीन हथियाने सहित कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। ये आरोप अगर साबित हो गए तो उन्हें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में अगले लोकसभा के लिहाज से रणनीति बदलने पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस समय मुख्य विपक्षी भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी के तय किए गए एजेंडे पर जवाब दे रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी ऐसा लग रहा है कि मोदी के बिछाए जाल में उलझती जा रही है। नरेंद्र मोदी खुद कांग्रेस के 3 शीर्ष नेताओं को छोड़कर किसी पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता उनको निशाना बनाते दिख रहे हैं। इस प्रक्रिया में गेंद कांग्रेस के हाथ से निकलती जा रही है। तभी कांग्रेस ने रणनीति को आक्रामक बनाने का फैसला किया है। बताया गया है कि मोदी के तय किए एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने की बजाय कांग्रेस अपना एजेंडा आगे करेगी। इसके लिए पार्टी के प्रवक्ताओं और टीवी पर बोलने वाले पैनल के नेताओं में भी बदलाव होगा और वरिष्ठ नेताओं से भी कहा जाएगा कि वे मोदी की हर बात का जवाब देने के लिए टीवी के सामने न खड़े हों। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भाजपा और संघ दोनों के नेताओं को यह संकेत दिया है कि वे लोकसभा का अगला चुनाव लड़ेंगे। उनके करीबियों की ओर से इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि वे गांधीनगर की बजाय मध्य प्रदेश में विदिशा की सीट से लड़ेंगे, जहां से सुषमा स्वराज अभी सांसद हैं। बताया जा रहा है कि उनके लिए भोपाल सीट पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन वहां कुछ लोगों ने जोखिम बताया। तभी यह चर्चा चली है कि सुषमा उनके लिए अपनी सीट का त्याग कर सकती हैं। पर सवाल है कि अगर सुषमा ने उनके लिए अपनी सीट खाली की तो वे कहां से लड़ेंगी। पहले चर्चा थी कि वे फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वे अगर विदिशा से नहीं लड़ती हैं तो शायद राज्यसभा में जाएं। वाम मोर्चा मुगालते में है कि वह अपनी पहल पर गैर कांग्रेस गैर भाजपा मोर्चा बना सकता है। सवाल है, जब उसकी खुद की ताकत सिमटी हुई है तो वह कैसे तीसरे मोर्चे का ख्वाब देख रहा है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा।
पिछले दिनों दिल्ली में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ प्रादेशिक क्षत्रपों ने जोरदार राजनीतिक तमाशा किया। आधिकारिक रूप से कहा गया कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद इस तरह के सम्मेलन की जरूरत महसूस की जा रही थी, इसलिए वामपंथी पार्टियों की पहल पर एक सेकुलरिज्म सम्मेलन बुलाया गया। वामपंथी नेताओं ने इस सम्मेलन की पूरी हाइप बनाई। यह चर्चा कराई गई कि कैसे यूपीए में शामिल एनसीपी के नेता इस सम्मेलन में आने का निमंत्रण चाहते हैं। फिर सम्मेलन में एक संकल्प मंजूर किया गया। सभी वक्ताओं ने सांप्रदायिकता पर जोरदार भाषण दिया। सम्मेलन की शुरुआत करने वाले भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी इसमें शामिल पार्टियों को तीसरा मोर्चा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि तीसरे मोर्चे की नींव रख दी गई है। मुलायम सिंह और अखिलेश दोनों मान रहे हैं कि सेकुलरिज्म पर बुलाए गए सम्मेलन में तीसरे मोर्चे की नींव रखी गई है, लेकिन बनने से पहले इस मोर्चे को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या वास्तव में यह मोर्चा, जैसा कि कहा गया, कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी रखने वाला है। एकाध अपवादों को छोड़कर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी पार्टियां किसी न किसी समय कांग्रेस के साथ रही हैं और उसकी सरकारों की मदद करती रही हैं। तभी भाजपा नेताओं ने इस मोर्चे को कांग्रेस की बी टीम बताया। दूसरा अहम सवाल यह है कि इस मोर्चे की तैयारी कर रहे नेताओं की अपनी राजनीतिक हैसियत अगले चुनाव के बाद क्या होने वाली है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद सपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही है, तो भाजपा से अलग होने के बाद जदयू की स्थिति बिहार में डावाडोल बताई जा रही है। लेफ्ट पार्टियों के ग्राफ में कोई खास सुधार होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अन्ना डीएमके का स्टैंड साफ नहीं है कि वह चुनाव के बाद किसके साथ जाएगी। हालांकि वामपंथी नेताओं ने कहा है कि इसमें शामिल होने वाले पार्टियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कौन नई पार्टी इसमें शामिल होगी। तीसरा अहम सवाल प्रादेशिक क्षत्रपों के आपसी टकराव का है, क्योंकि जो पार्टियां सेकुलरिज्म के सम्मेलन में शामिल हुई थी, उनके अलावा जो दूसरी प्रादेशिक पार्टियां बचती हैं, उनका आपस में तालमेल संभव नहीं है। मिसाल के तौर पर बसपा का सपा से, तृणमूल का लेफ्ट से, राजद का जदयू से, अन्ना डीएमके का डीएमके से तालमेल संभव ही नहीं है। ऐसे में अगर लेफ्ट के नेता सेकुलरिज्म सम्मेलन में शामिल 14 पार्टियों के अलावा कुछ और पार्टियों को जोड़ना चाहते हैं, उन्हें चिराग लेकर देश में पार्टियों की खोज करनी होगी। इस प्रस्तावित मोर्चे में शामिल नेताओं के बीच आपस में तालमेल बैठाना भी आसान नहीं होगा। सम्मेलन की शुरुआत वामपंथी नेताओं ने नीतीश कुमार से कराई थी, जबकि सम्मेलन में सारी भीड़ मुलायम सिंह के लोगों ने जुटाई थी। मुलायम प्रधानमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षा जगजाहिर कर चुके हैं। नीतीश को भी संभावित दावेदार माना जाता है और जयललिता की पार्टी उनको भी दावेदार बनाती रहती है। ऐसे में इनके बीच तालमेल बनाना भी लेफ्ट नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद तीसरे मोर्चे की संभावना पर चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर भारत की राजनीति नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी की बन रही है। इसमें एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी ओर वाम मोर्चा व नीतीश मुलायम की खेमेबंदी होगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, आपने तीसरे मोर्चे को पहले बनते देखा है, उस वक्त के माहौल को बूझा है, और अब तीसरे मोर्चे की जो बात हो रही है, जो अभी एक सम्मेलन हुआ है, उसमें और इस माहौल में क्या फर्क देखते हैं? क्या सचमुच में तीसरा मोर्चा बनता हुआ आप महसूस कर रहे हैं? व्यास जी, आप स्वयं तीसरे मोर्चे की सरकारें देख चुके हैं और आपने जो वहां पर भाषण हुए वो भी सुने होंगे। उसमें सीताराम येचुरी ने और नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तीसरे मोर्चे की शुरुआत नहीं है। मेरे विचार में ये एक वैचारिक लामबंदी है मोदी की कैंडिडेचर के खिलाफ। अभी तक मोदी जो कह रहे थे वो एकतरफा बात हो रही थी और सारी एयरवेव्स पे, रेडियो, टेलीविजन, अखबारों में वो छाए हुए थे। पहली बार उनको जवाब मिला राजगीर से नीतीश कुमार के द्वारा। अब और भी क्षेत्रों से और भी नेताओं के द्वारा उनको जवाब मिलेंगे और अब मैं समझता हूं कि सीन में जान आ जाएगी। ये पॉलिटिकल जो सीन है इसमें जान आ जाएगी। वो जैसे वो आपने दीवार के वो डायलॉग एक्सचेंज सुना था ना, कि वो अमिताभ बच्चन कह रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और उसको पूछता है अपने भाई को कि शशि कपूर को कि भाई आपके पास क्या है, तो कहता है मेरे पास माँ है। तो मैं समझता हूं अब मेरे पास माँ है कहने वाले लोग आ गए हैं मैदान में। तो राजनीति के अमिताभ बच्चन को अपने डायलॉग, मेरा ख्याल है अपने डायलॉग राइटर से दोबारा लिखवाने पड़ेंगे। नहीं तो उसमें ये है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो भी कुछ जो लामबंदी हो रही है ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, गैर कांग्रेसवाद की इसमें बूझ नहीं है? ये तो भाजपा बार बार इस सवाल को इसलिए उठा रही है, भाजपा नहीं, भाजपा के नेता तो मन से मैं नहीं समझता हूं कि सारे मोदी जी के
साथ वो भी लामबंद हो रहे होंगे। हाँ, लेकिन जो मोदी जी के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा बने, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष होगा तो उससे मोदी को फायदा होगा। अगर इसकी अनाउंसमेंट से ही फायदा हो जाएगा, जैसे कि 2009 में कांग्रेस को फायदा हुआ था जब प्रकाश कारत ने ये अनाउंसमेंट की थी कि मायावती हमारी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगी, वो चला नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए जो तीसरे मोर्चे का आह्वान है वो नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक जमावड़ा था ये बताने के लिए कि मोदी साहब मैदान में अकेले नहीं हैं, उनको पछाड़ने के लिए बहुत सी और ताकतें सक्रिय। लेकिन बावजूद इसके मेरा मत हमेशा ये रहा है कि अगर सही में कोई सांप्रदायिकता के खिलाफ और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कोई सही में आइडियोलॉजिकल बुलवार्क है तो वो लेफ्ट पार्टीज हैं। और मैं समझता हूं कि ये सारा किया धरा लेफ्ट पार्टीज का है, उन्हीं का किया हो जी। और उनकी आज के दिन स्ट्रेंथ वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जैसे कि उनकी 96 में स्ट्रेंथ थी या 89 के दौरान जब बाहर से उन्होंने समर्थन दिया वीपी सिंह को, भाजपा ने भी दिया। लेकिन 89 का अब सिनेरियो रिपीट इसलिए नहीं हो सकता है, वो एंटी कांग्रेसिज्म रिपीट इसलिए नहीं हो सकता है कि 92 के और 2002 के प्रकरण हो चुके हैं। और आज के दिन मोदी को हराने के लिए सबसे बड़ा मैं समझता हूं ब्रह्मास्त्र या गुरु मंत्र ये हो सकता है कि प्री पोल अलायंसेज हों, और खासकर बिहार में, और अगर संभव है तो उत्तर प्रदेश में। आज के दिन जो स्थिति यूपी में है वहां पर कांग्रेस हालांकि छोटा प्लेयर है, जिस बड़ी पार्टी रीजनल पार्टी के साथ जाएगा वहां पर मुस्लिम पोलराइजेशन उस कोलिशन के समर्थन में संभावना है होने की। उसी तरह से बिहार में अगर वो जेडीयू के साथ जाते हैं और उनके साथ लोक जनशक्ति आ सकता है बावजूद इसके कि आज के दिन आरजेडी के साथ या लालू के साथ जाते हैं और लोक जनशक्ति के साथ जाते हैं, तो मुसलमानों का बड़ा समर्थन उस अलायंस को जाएगा जहां पर कांग्रेस बैठी होगी। बावजूद इसके कि कांग्रेस बड़ी फोर्स नहीं है बिहार और यूपी में, लेकिन नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर वो सबसे बड़ी ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, उस नाते तो फिर ये कि आप जो लामबंद होने की बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर वो पूरी धुरी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के ऊपर के इर्द गिर्द बननी चाहिए कि भाई इसमें कांग्रेस को आगे करके किया जाए। तो लेफ्ट ने भी वो पहल नहीं की या एनसीपी उल्टे यूपीए छोड़ के वहां अलग जाके बैठ रहा है। मैं इसको एंटी बीजेपी नॉन कांग्रेस फॉर्मेशन बता रहा हूं, मैं इसको नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं, मैं इसको एंटी बीजेपी नॉन कांग्रेस फॉर्मेशन बता रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मेशन में वो लोग बैठे हुए हैं जो अभी सरकार में हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के समर्थन में हैं, उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया, और वहां जो स्पीचेस हुई, वहां जो वक्तव्य दिए गए, उसमें प्रकाश कारत को छोड़कर किसी ने कांग्रेस पे अटैक नहीं किया। नहीं, उस नाते फिर मेरा ये जो बुनियादी जो आपकी थीसिस थी कि ये पूरी एक तरह से नरेंद्र मोदी के मुकाबले में एक तरह से लामबंदी है, तो क्या ये लगता है आपको कि अंततः सब एक साथ हो जाएंगे? ये आप विजुलाइज करते हैं? ऐसा है, अगर बहुत से वहां तो बहुत से सिनेरियोज हैं, अगर नरेंद्र मोदी को जो आंकड़े वो ढूंढ रहे हैं नहीं मिलते तो उनके अंदर ही लामबंदी उनके खिलाफ हो जाएगी, पार्टी के अंदर ही, और उनको थैंक यू करके गुजरात भेज दिया जाएगा, उसमें सबसे अग्रणीय संघ परिवार रहेगा। और अगर वो कहीं आसपास पहुंच जाते हैं तो कोशिश ये रहेगी कि उनको जो बाकी के आंकड़े हैं उनको मुहैया ना हो, उसकी संभावना है। अगर ये 100-200 से कम सीटें इनकी आती हैं, मैं कह रहा हूं 200 प्लस इनको जरूरत है प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर उससे कम इनकी सीटें आती हैं तो इनका प्रधानमंत्री पद पे आसीन होना मुश्किल नजर आता है। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।